मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अफगानिस्तान जिसे शहंशाहों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आखिर क्या वजह है कि माजी से लेके अब तक की तमाम सुपर पावर्स ने हमेशा अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की। आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो माजी में रोमन यूनानी सुपर पावर रियासतों से लेकर मौजूदा दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स ने भी इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अफगानिस्तान को फतह क्यों नहीं किया जा सकता, ये है हमारी आज की वीडियो का मौजू। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अफगानिस्तान ने अक्सर ताकतवर ममालिक के हमलों का सामना किया है। अगर हम इस जगह पर कब्जा करने की तारीख को देखें तो 522 सदी ईस्वी में सबसे पहले फारसियों ने यहाँ हमला किया था, लेकिन उनका कब्जा 1 साल से भी ज्यादा नहीं चल सका। इसके बाद 330 सदी ईस्वी में सिकंदर आजम, जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फतह हासिल की थी, वो भी 7 साल से ज्यादा यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सका। मंगोल सल्तनत, सिख सल्तनत और मुगल सल्तनत ने भी मुख्तलिफ अदवार में यहाँ हमले किए, लेकिन वो ज्यादा अरसा तक अपना कब्जा नहीं जमा सके। बरतानिया ने जब बरसगीर पर कब्जा करना शुरू किया तो आज के म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तक सारा इलाका बरतानवी फौज के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान में उन्होंने 3 बार कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से एक बार भी कामयाब नहीं हो सके। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1979 में सोवियत यूनियन, मौजूदा रूस ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की। 9 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद और बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के बाद रूस को भी अपने फौजी यहाँ से निकालने पड़े। इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। अफगानिस्तान में हारने के बाद सोवियत यूनियन का पूरी दुनिया में बहुत मनफी तासर गया। सोवियत यूनियन के यहाँ से निकलने के सिर्फ 12 साल बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम नेटो ममालिक ने मिलकर हमला किया था। एक तरफ यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क और पोलैंड जैसे 13 ताकतवर ममालिक थे, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस जंग को अकेला लड़ रहा था। अफगान तालिबान के खिलाफ ये जंग 20 साल तक जारी रही, लेकिन अमेरिका को भी कोई खातरखा कामयाबी नहीं मिल सकी। 2021 में अमेरिकन फोर्सेस को भी यहां से निकलने के लिए तालिबान के साथ डील साइन करना पड़ी। माहिरीन का कहना है कि इस 20 साल जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस भी अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल कर सकी। अफगानिस्तान का कुल रकबा फ्रांस से थोड़ा बड़ा है, जबकि इसकी आबादी कैलिफोर्निया से भी कम है। इतने छोटे मुल्क ने अपने से 10 गुना बड़े और ताकतवर ममालिक से किस तरह मुकाबला किया, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक अफगानिस्तान को जोग्राफियाई हैसियत है। अफगानिस्तान मुख्तलिफ कबाइल में बटा हुआ है, जिनमें ताजिक और पश्तून शामिल हैं। इसका पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान नहीं बल्कि गैर मुल्की कुव्वतों ने 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की तश्कील के वक्त यहाँ के कबाइल इसको कोई हैसियत नहीं देते। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों से ज्यादा बॉर्डर के पार पाकिस्तान में रहते हैं। इनकी आधी फैमिली तो पाकिस्तान में है और आधी अफगानिस्तान में है, लिहाजा ये बॉर्डर के आर पार आते जाते रहते हैं। जब ब्रिटिश सल्तनत ने यहाँ पर ड्यूरेंट लाइन के नाम से बॉर्डर का तयन किया था तो इन पश्तूनों ने इसे कोई खास अहमियत नहीं दी थी। आज भी अफगान गवर्नमेंट और अफगान लोग इस बॉर्डर को नहीं मानते। वैसे भी इस बॉर्डर के बाद निगरानी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। इस वजह से पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम 300 ऐसे मकामात हैं जहां से बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ मंशियात, हथियार और दहशतगर्दों की स्मगलिंग आम है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अफगानिस्तान में रहने वाले दहशतगर्द बहुत आसानी से पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ से नए मिलिटेंट्स को तैयार करके वापस ले जाते हैं। इन सब वजूहात की बिना पर ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी कहा जाता है।
मौजूद दोस्तों, अगर अफगानिस्तान का नक्शा देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी अगर किसी को भी इस पर हमला करना है तो उसे पड़ोसी ममालिक की मदद लेनी पड़ती है, जिनमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। जैसे तैसे करके अगर हमला आवर अफगान बॉर्डर तक पहुंच भी जाएं तो उन्हें बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों का सामना करना पड़ता है। ये पहाड़ी सिलसिले हिंदुकुश माउंटेन रेंज कहलाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और खतरनाक हैं कि इनको अबूर करना और यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान के तकरीबन 75% इलाके को पहाड़ों ने ढांपा हुआ है और इन पहाड़ों में 50% से भी ज्यादा पहाड़ 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और ये पहाड़ियां अफगानिस्तान को एक कुदरती दीवार का काम देती हैं, जो बैरूनी हमलावरों के लिए एक चैलेंजिंग हैसियत बन जाती है। मौजूद दोस्तों, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो मिलिटेंट्स इन पहाड़ों में छुप जाते थे और सड़कों और दर्रों से गुजरने वाले रूसी टैंकों और फौजियों पर हमला करते थे और फिर इन पहाड़ों में छुप जाते थे। सोवियत यूनियन फोर्सेस को कई माह तक यहाँ पर रुके रहना पड़ता था। अफगानिस्तान में दर्जनों कबाइल हैं जो मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक कबीले से दूसरे कबीले में जाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इन कबाइल ने पहाड़ों के दरमियान अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है और इनके अपने कवानीन हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी यह ज्यादातर खुद कफील है। यही वजह है कि काबुल में मौजूद मरकजी हुकूमत का भी अफगानिस्तान के इन कबाइली इलाकों में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जाहिर है, जब अफगान मरकजी हुकूमत ने इनके मसाइल के सामने बेबस रहती है तो बाहर से आने वाली मिलिट्री ताकतें यहाँ अपना कंट्रोल कैसे बरकरार रख सकती हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री ने अफगानिस्तान के शहर खोस्त में अपना मिलिट्री बेस बनाया था। अफगान मिलिटेंट्स ने इस मिलिट्री बेस के इर्द गिर्द पहाड़ों पर डेरे डाल लिए थे और सोवियत बेस को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद उन्होंने सोवियत बेस का नातका बंद कर दिया था, जिसके बायस मिलिट्री बेस का पूरे सप्लाई नेटवर्क भी टूट गया और वो सिर्फ एयर सप्लाईज पर मुनहसर होकर रह गई। अफगान मिलिटेंट्स की ये हिकमत अमली सिर्फ सोवियत यूनियन को ही शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि 2001 में जब अमरीकियों ने यहाँ कब्जा जमाने की कोशिश की तो मुख्तलिफ ममालिक की 13 फोर्सेस को अफगानिस्तान में हवा के जरिए भेजा गया। लेकिन इतनी बड़ी फोर्स के लिए बकायदा सप्लाई और ट्रकों की जरूरत थी, जो पाकिस्तान से खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अफगान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि इसके लिए खैबर पास कितना अहम है। इस वजह से वो पहाड़ों में छुपकर खैबर पास से गुजरने वाले ट्रकों पर हमला करते थे। हत्ता कि 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को भी तबाह कर दिया था। जब उन्हें अमरीकी फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता था तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में छुप जाते थे। बड़ी दफा ऐसा हुआ है कि नेटो कंटेनर्स को खैबर पास में दाखिल होने से पहले ही जला दिया गया। अगर 20 साल की जंग का निचोड़ निकाला जाए तो अमेरिकन सिर्फ 15% अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखते थे, बाकी तमाम का तमाम इलाका तालिबान के कब्जे में रहा। एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन पर तकरीबन $2.3 ट्रिलियन खर्च किए, यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका ने अपनी फोर्सेस पर $300 मिलियन का खर्च किया। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद जब 15% इलाके में उनका कंट्रोल रहा और बाकी तमाम इलाका अफगानों के कब्जे में रहा तो उन्होंने यहां से निकलने में ही अपनी अक्लमंदी समझी। आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान को बहुत सारे ममालिक क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? इसकी बुनियादी वजह अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत है। ये एशिया का मरकज है जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए तमाम सुपर पावर्स की ये कोशिश रही है कि वो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखें। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद कुदरती वसाइल और मंशियात की तिजारत भी उसे आलमी ताकतों का मरकज बनाती है। जब भी कोई ताकत यहाँ अपना कंट्रोल बनाना चाहती है तो दूसरी ताकतें मिलिटेंट्स को फंडिंग करके, इनकी मदद करके इस ताकत को कमजोर करना चाहती हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराज़ से जरूर नवाजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।